एक लड़का जिसे नौकरी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, वह एक 5 स्टार होटल में काम मांगने के लिए जाता है मैनेजर साहब के पास। लेकिन जो मैनेजर होता है वह उसे मना कर देता है, कहता है कि भाई हमारे पास कोई काम नहीं है, वर्कर पूरे हैं फ़िलहाल तो। इस बात को सुनकर वह उसे रिक्वेस्ट करने लगता है, कहता है कि साहब दे दो, कोई बात नहीं, मेरी माँ बीमार है और पिताजी की भी तबीयत खराब रहा करती है, उनके लिए मुझे पैसे ज़रूर चाहिए, 1-2 महीने की बात है, उसके बाद मैं कहीं और काम देख लूँगा। तो इस बात को सुनकर जो मैनेजर है उसे उस पर तरस आता है और वो कहता है कि हाँ भाई काम तो मिल जाएगा, लेकिन सफाई वाले का है, कर पाओगे? तो वो कहता है कि कोई बात नहीं साहब, उसे कर लूँगा, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद वो उस होटल में काम करने लगता है और जैसे ही 8 दिन वहाँ पर काम करता है तो वहीं पर होटल की मालकिन आती है और मालकिन जो होती है जो उसे देखती है तो ये पहले बार तो वो उसे पहचानती है, कहती है कि वो है, लेकिन फिर उसे लगता है कि नहीं वो नहीं हो सकता। उसके बाद फिर जैसे उसके नज़दीक आती है तो सोचती है कि भाई ये यहाँ पर कैसे? तो वो कहने लगती है कि अभी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस बात को देखते ही यहाँ पर जो सफाई वाला होता है, जो सफाई कर रहा था, वह होटल की मालकिन की तरफ देखता है और कहता है कि साक्षी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इस बात को सुनकर वो कहती है कि मैं तो होटल की मालिक हूँ, लेकिन तुम्हें नौकर का काम करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? कौन थी साक्षी और कौन था अभी, और कैसे वो दोनों एक दूसरे को जानते थे, और अगर जानते थे तो फिर ये यहाँ पर सफाई वाले का काम क्यों कर रहा है? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश के सतना जिले के एक गांव के अंदर एक लड़का रहा करता है, जिस लड़के का नाम होता है अभिजीत और शॉर्ट में उससे अभी कहा करते हैं। अभिजीत के घर में उसके माता पिता हैं और वह अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर रहा है। जो अभी होता है वह पढ़ा लिखा तो है, लेकिन ज़्यादा पढ़ाई लिखाई उसकी समझ में नहीं आई है और उसके बाद वह अपने माता पिता के साथ ही रहकर अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर खेती बाड़ी किया करता है और उसी से अपने गुजारे को किया करता है, क्योंकि पुश्तैनी ज़मीन ठीक ठाक है उनके पास, ज़्यादा कम पुश्तैनी ज़मीन नहीं है। अब जब अभी यहाँ पर रहने लगता, पढ़ाई लिखाई बंद कर चुका है, तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करते हैं और उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगते हैं। अब पुश्तैनी ज़मीन अच्छी खासी थी तो अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आते हैं और ऐसे एक रिश्ता आता है साक्षी नाम की लड़की का। साक्षी जो कि बेहद ही खूबसूरत थी और जो साक्षी होती है उससे अभिजीत की शादी करवा दी जाती है, क्योंकि साक्षी के जो पिता थे उसे अभिजीत का रिश्ता बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि लड़के के अंदर सामाजिक तौर तरीके भी काफ़ी ज़्यादा थे। जैसे वो देखने के लिए आते हैं अभी को, तो उसके बाद वह ढेर सारी ऐसी बातें कहता है कि जैसे भाई हमें इस तरह से रहना चाहिए, माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। और इन बातों को सुनने के बाद यहाँ पर जो साक्षी के पिता वो बड़े इंप्रेस होते हैं और उसके बाद शादी के लिए कहने लगते हैं। लेकिन दिक्कत एक थी कि साक्षी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और वह नौकरी करना चाहती थी। अब यहाँ पर साक्षी के पिता जब कहते हैं कि बेटी शादी के बाद नौकरी करना चाहती है, तो जो अभी होता है वो साफ मना कर देता है, कहता है कि नहीं, शादी के बाद नौकरी नहीं करेगी, भले ही आप करो ये रिश्ता या ना करो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि महिलाएं कमाएं और पुरुष घर में बैठकर उनकी कमाई खाएं। इस बात को सुनकर पिता और भी ज़्यादा साक्षी के इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा फिर तो मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूंगा। यहाँ पर दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद जो अभी होता है वह साक्षी को देखकर बहुत ज़्यादा प्यार भी करने लगता है। और जब साक्षी यहाँ पर आ जाती है, और उसके पिता ने पहले ही बोल दिया था कि वह नौकरी की मना कर रहा था, लेकिन साक्षी का सपना था कि वह कैसे भी करके अपना नौकरी लगे, और इसीलिए जो साक्षी होती है वह अब अपने पति से जब उससे प्यार से बात करने लगता है तो कहने लगती है कि मैं ये कह रही थी कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, अगर आप चाहो तो मैं घर से भी काम कर सकती हूँ और पैसा कमा सकती हूँ। लेकिन वो साफ मना कर देता, कहता कि नहीं, पैसा कमाने के लिए मैं हूँ ना, तो मैं पैसा कमाऊँगा और तुम आराम से घर को संभालो, यही तुम्हारी ड्यूटी है। इस बात को सुनकर जो साक्षी है वो चुपचाप रह जाती है और धीरे धीरे समय बीतता है। 2018 में उन दोनों की शादी हुई थी और जैसे धीरे धीरे समय बीतता है तो 2019 के लास्ट तक उनको एक बच्चा भी हो जाता है। अब जैसे 2019 में उनको बच्चा हो गया था तो उसके बाद जो साक्षी है वो बच्चे का हवाला देने लगती है और कहती है देखो अब बच्चा हो गया है और इसकी परवरिश के लिए भी अच्छे खासे रुपए पैसे चाहिए होंगे, तो तुम मुझे नौकरी करने दो। लेकिन वो फिर से मना कर देता और कहता है कि मैं ही ज़्यादा नौकरी कर लूँगा, ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर वह ज़्यादा नौकरी करने के चक्कर में इधर उधर से हर महीने कुछ कर्ज ले लिया करता था कि अपनी पत्नी को ज़्यादा सैलरी दिखा सके। और उस कर्ज के चलते जब माता पिता देखते कि भाई बेटे पर कर्ज हो रहा है तो पूछने लगते, तो वो बताता है कि ऐसे ऐसे बात है। तो उसके बाद जो माता पिता होते हैं वह बच्चे की इस गलती को छुपाने के लिए जमीन का एक हिस्सा बेच देते हैं। लेकिन इस बारे में जैसे साक्षी को पता चलता है तो पूछने लगती है कि क्या हुआ, तो वह कहने लगते हैं कि ऐसे ऐसे जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ गया है।
इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो साक्षी है वो कहने लगती है कि मैंने कहाँ कहा था कि तुम मुझे ज़्यादा पैसे दो, मैं तो ये कह रही थी कि बस इस बच्चे की परवरिश में कोई कसर न रह जाए। हम लोग नहीं चाहते इस बात को कि आप इस बच्चे की परवरिश इस तरह की हो कि भाई छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ रहा है, अच्छी संगत नहीं मिल रही और उसी वजह से इसका फ्यूचर खराब हो रहा है। बच्चे को वेल एजुकेटेड करना है हमें और इसीलिए अच्छे से अच्छे महंगे स्कूल में पढ़ाना है। तो इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि मुझे करने दो, लेकिन वो मना कर देता है और उसके बाद यहाँ पर ये लड़की भी कह देती है कि कोई बात नहीं, तो दिखावा करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन तभी जब बच्चे का एडमिशन का टाइम आता है तो यहाँ पर लड़की जो होती है वो कहने लगती है कि अब कौन से स्कूल में कराओगे, अच्छे स्कूल में कराना ना बच्चे का एडमिशन। लेकिन वो कहता है देखो जैसे स्कूल में मेरा मन करेगा वैसे मैं करवाऊंगा और इतने बड़े स्कूल के लायक हमारी औकात नहीं है। तो वो कहने लगती है कि यही तो मैं कह रही थी, औकात बनाए से बनती है और मैं औकात बना सकती हूँ, बस तुम मुझे एक बार छूट दे दो काम करने की, मैं बाहर जाकर पैसा भी कमा सकती हूँ और तुम चाहो तो घर के अंदर से भी कुछ ना कुछ करके पैसा कमा सकती हूँ। लेकिन अभी की ये जिद होती है और इसीलिए वो मना करता रहता है और लोकल स्कूल्स के बारे में बताने लगता है कि उनमें एडमिशन करवा दूंगा और उसका खर्च मैं अपने आप से सहन कर लूंगा। लेकिन इस बात को सुनकर लड़की जो साक्षी होती है वह मना कर देती है, कहती है कि नहीं, मेरे बच्चे का फ्यूचर मैं दांव पर नहीं लगा सकती, मैं तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लूंगी लेकिन बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। इस बात को सुनकर अभी जो होता है उसे गुस्सा आता है और वह कहती है कि फिर क्या करोगे। तो वो कहती है कि मैं नौकरी करके रहूंगी चाहे उसके लिए कुछ भी हो। लेकिन तभी यहाँ पर जो पति होता है वो कह देता है कि अगर तुम मेरी मर्जी के खिलाफ नौकरी करना चाहती हो तो फिर मेरा घर छोड़ दो और मुझसे अलग हो जाओ। इस बात को सुनकर साक्षी भी कहती है कि ठीक है, बच्चे के फ्यूचर के लिए अगर मुझे तुमसे अलग होना पड़े तो कोई भी दिक्कत नहीं है। हालांकि दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और उसके बाद दोनों का तलाक भी हो जाता है। तलाक होने के बाद दोनों अपने अपने घर रहने लगते हैं और इधर जो अभी होता है, जब तलाक के एवज में उसे कुछ पैसे दे रहा था कि बच्चे के फ्यूचर के लिए काम आएंगे, तो लड़की मना कर देती है, कहती कि नहीं, मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैं अपने आप ही अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर सकती हूँ और तुम्हें इससे कोई भी मतलब नहीं है, तुम अपना देखो, अपने माता पिता के साथ रहो। हाँ, अभी जो था जब ये बात देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि भाई उसकी पत्नी तो सच में सीधी सादी थी और उसने गलत किया है, लेकिन सामाजिक बातें जो थी, जो उसके दिमाग में बैठाई गई थी, वो सारी बातें उसके आड़े आती हैं और इसी असमंजस में पड़कर वह शराब का सहारा लेता है अपने आप को इन सब चीज़ों से बाहर निकालने के लिए। लेकिन शराब के सहारे लेने की वजह से उसकी जो बची कुची जमीन जायदाद थी वो सारी भी 2 साल के अंदर बिक जाती है। और 2 साल बाद एक दिन जब वो शराब पीने के लिए जा रहा था तो उसकी माँ, जो कि बीमार है, बिस्तर में पड़ी हुई है, वह कहती है कि बेटा देखो, कुछ दिनों के लिए अगर तुम इस शराब को ना पियो तो कितना अच्छा रहेगा। वो कहता है कि माँ मैं शराब पीता कहाँ हूँ। तो वो कहती है कि बेटा मुझे पता है कि तू शराब पिया करता है और उसी वजह से हमारी सारी पुश्तैनी ज़मीन जा चुकी है, लेकिन एक छोटी सी बात मेरी मान ले अगर मेरा बेटा है तो, क्योंकि अब हमारे दिन ज़्यादा नहीं बचे हैं, हमारे दिन नज़दीक आ गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जब तक मेरा अंतिम समय आए तो तू शराब को हाथ न लगाए ताकि मेरा अंतिम संस्कार तो अच्छी तरह से कर सके। ऐसा कहते हुए माँ फूट फूट कर रोने लगती है और जब बेटा अपनी माँ की आंखों में आंसू देखता है कि भाई माँ को अब ये भी विश्वास नहीं है कि वो उसका अंतिम संस्कार अच्छी तरह से कर पाएगा, तो उसके बाद वह माँ के सामने हाथ जोड़कर रोने लगता है, कहता है कि माँ माफ़ कर दे, बहुत बड़ी गलती हो गई और अब से मैं मेहनत करके कमाऊंगा और कमाकर आप लोगों को लिए खाने पीने का सामान लाऊंगा, चिंता मत करो, दवाई के लिए पैसे हों या घर के खर्च के लिए पैसे हों, सारे पैसे मैं ही कमाऊंगा। ऐसा कहकर आज वह घर से निकलता तो है, लेकिन शराब को हाथ नहीं लगाता है, बल्कि उल्टा पैसे कमाने का काम करता है। वहाँ से जाता है, वहाँ पर जाने के बाद अपने मजदूरी के लिए लोगों से कहता है और लोग उसे मजदूरी करवा भी लेते हैं, लेकिन मजदूरी का काम कुछ दिन करने के बाद उसे एहसास हो जाता है कि भाई इससे तो रेगुलर घर का खर्च नहीं चल सकता और इसीलिए फिलहाल जो अभी होता है वह अब नौकरी ढूंढने लगता है। ढूंढने के दौरान उसकी नज़र पास ही के शहर में एक 5 स्टार होटल पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि भाई इसके अंदर तो काफ़ी सारे वर्कर होंगे और ज़्यादा पढ़ाई लिखाई मेरी नहीं है तो यहीं पर कोई काम मिल जाएगा। ऐसा सोचकर वह मैनेजर से काम मांगता है। मैनेजर मना करता है, लेकिन जब माँ का हवाला देता है तो उसके बाद मैनेजर भी उसे सफाई वाले का काम लगा देता है। अब अभी ने अपने कुछ दोस्तों से बात की थी जो कि 1-2 महीने के लिए कह रहे थे, तो इसीलिए वह सोचता है कि कोई बात नहीं, 1-2 महीने सफाई वाले का काम कर लेता हूँ और उसके बाद अपने दोस्तों की बताई हुई जगह पर कंपनियों में काम कर लूंगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
ऐसा सोचकर जो अभी होता है वहाँ पर काम करने लगता है। लेकिन जैसे ही 2 से 3 दिन बीतते, 3 से 4 दिन बीतते हैं और ऐसे करते करते 8 दिन बीत गए थे। तो 8वें दिन क्या होता है, जब अभी हम जो 5 स्टार होटल है उसके रेस्टोरेंट एरिया में सफाई कर रहा था, पोछा लगा रहा था खड़े होकर, तो उसी समय वहाँ पर उस होटल की मालकिन आती है, जो कि और कोई नहीं उसकी वही पत्नी साक्षी थी, जिसे 2 साल पहले ये तलाक दे चुका था और 2 साल इन बातों को हो गए थे। लेकिन 2 साल के अंदर उसने अपना इतना बड़ा होटल खड़ा कर लिया है। यह बात अभी को तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो काम करता रहता है। लेकिन साक्षी जैसी घुसती है तो एकदम से उस स्वीपर को देखकर उसे अभी की याद आती है कि भाई ये तो अभी जैसा लग रहा है। लेकिन फिर वो सोचती करे अभी यहाँ पर कैसे, उसके पास तो पुश्तैनी ज़मीन है, वो खेती किसानी करके अपना जीवन व्यतीत करने वाला इंसान है, यहाँ पर नौकरी नहीं करेगा। ऐसा सोचते हुए जब आगे बढ़ती है तो अचानक से उसकी नज़र फिर से अभी पर पड़ती है और जैसे वो दोबारा से अभी को देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि अभी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इधर जो अभी होता है उसकी तरफ देखता है और कहने लगता है कि साक्षी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो उसके बाद साक्षी कहती है कि मैं तो यहाँ की मालकिन हूँ, लेकिन तुम स्वीपर का काम क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें काम की इतनी ज़रूरत थी तो तुम डायरेक्ट मुझसे आकर बोल सकते थे, ये कौन सा तरीका है। तो जो अभी होता है जब ये सुनता कि ये मालकिन है तो हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि मालकिन, तो मालकिन कैसे कैसे बन गई। तो उसके बाद जो साक्षी होती है वो बताती है, कहती है कि दरअसल मैंने ना वो वहाँ से अलग होने के बाद ऑनलाइन काम पकड़ा, जिस काम को करने के बाद मैं कुछ पैसे कमाने लगे और उन पैसों से मैंने छोटे छोटे धंधे बनाए। तो एक 5 स्टार होटल ये सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था जब मेरे पास पैसे आए थे, क्योंकि ऑनलाइन काम में खूब पैसा है। और पैसे से 5 स्टार होटल खरीदने के बाद मैंने फिर 2-4 धंधे और इधर उधर कर लिए और आज मेरे पास कई धंधे हैं, ऑनलाइन काम आज भी चल रहा है और बच्चे को अच्छी शिक्षा दिया करती हूँ, जैसा मैंने तुमसे कहा था। इस बात को सुनकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और उसके बाद वो कहता है कि चलो अच्छी बात है, कम से कम मेरा बेटा तो अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर रहा है, वो मेरी तरह नहीं बनेगा। इस बात को सुनकर जो साक्षी होती है वो कहती है कि क्यों, तुम्हारी तरह क्यों नहीं बनेगा, अगर है तो तुम्हारा बेटा ही। हाँ ये जरूर है कि वो जिद नहीं करेगा इस बात की कि पत्नी को काम नहीं करना है। इस बात को सुनकर यहाँ पर दोनों भावुक हो जाते हैं। लेकिन तभी साक्षी जो होती है वो कहती है कि चलो छोड़ो अपनी बातों को, लेकिन तुम ये बताओ कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम स्वीपर का काम कर रहे हो। तो उसके बाद जो भी होता है वो कहता है कि हाँ स्वीपर का काम करना मजबूरी है। तो पूछती है कि क्यों, क्या मजबूरी है। तो उसके बाद जो अभी है वो कहता है कि बस माँ बाबूजी की तबीयत खराब रहती है, उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए तो इसीलिए किया करता हूँ। वह कहती है कि पुश्तैनी जमीन। तो उसके बाद यहाँ पर अभी आंखें नम कर लेता है और कहता है कि छोड़ो ना इन बातों को, इनमें क्या रखा है। उसके बाद जो साक्षी है जब उसकी आंखें नम देखती है तो उसके बाद कहती है कि पहले तो ये सब कुछ छोड़ो जो कुछ भी तुम कर रही हो, अब चलो मेरे साथ और मेरे कैबिन में मुझसे बात करो। ऐसा कहकर वह उसे अपने कैबिन में ले जाती है और वहाँ पर जाकर जब पूछती है कि आंखों में आंसू क्यों आए और बात क्या है मुझे बताओ, तो वह पूरी बात बताता है। कहता है कि जब तुमने जो तलाक के बाद मैं तुम्हें पैसे देना चाहता था वो पैसे नहीं लिए तो मैं शराब पीने लगा और शराब पीने के कारण मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन एक दिन माँ जब ऐसी बात कह देती है तो मुझे अकल आती है और उस अकल आने के बाद मैं सोचता हूँ कि अब माँ बाप की देखरेख करनी है और इसीलिए मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा होटल है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ से काम छोड़ दूंगा, कहीं और काम कर लूँगा, लेकिन तुम अब इस चीज़ से नाराज मत होना। ऐसा कहकर वह रोने लगता है। लेकिन तभी जो साक्षी है वो कहती है कि अरे पागल हो गए हो क्या, कोई बात नहीं, अब जब तुम्हें अब पता चल गया है कि मेरा होटल है तो मैं तुम्हें और बड़ा काम भी दिला सकती हूँ, क्योंकि आखिर कुछ भी हो लेकिन अभी तक भी मैं मन ही मन तुम्हें अपना पति माना करती हूँ, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया था वो तुम्हारी समझ के हिसाब से था। लेकिन मैंने अभी तक भी ना तो किसी और से शादी की है और ना ही किसी और के बारे में कुछ सोचा है। तो तुम मेरे पति हुए, अगर तुम कहो तो इस होटल का मैनेजर मैं तुम्हें बना देती हूँ। यहाँ पर जो अभी होता है वो कहता है कि मतलब क्या तुम्हारा, क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की। तो वो कहती है कि क्यों, शादी क्यों कर लेती, अगर शादी करती तो बच्चे की ज़िंदगी में दिक्कत आ सकती थी, इस बच्चे को कहाँ छोड़ती। मैंने उसी दिन से मेहनत की और मेहनत करने के बाद इस मुकाम को हासिल किया है और अभी तक ऐसी रहा करती हूँ। उसके बाद जो लड़का अभी होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कोई अच्छी सी नौकरी हो तो दिला दो, वरना मैं ये काम भी कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो साक्षी होती है वो मैनेजर को बुलाती है और कहती है कि ये बहुत खास है और ये लगा लो कि तुम्हारे साहब हैं, इन्हें बहुत अच्छी नौकरी यहाँ पर देनी है। इस बात को सुनकर जो मैनेजर है वो कहता है कि मैडम फिर नौकरी क्या देनी, आपके यहीं पर कैबिन में बैठ जाएगा जब हमारे साहब हैं तो, और मैंने गलती कर दी जो इन्हें स्वीपर की नौकरी दे दी, इन्होंने बताया नहीं, अगर ऐसी बात थी तो मैं इन्हें पहले ही ऐसी कोई
नौकरी बता देता, मैं स्वीपर का काम बिल्कुल भी नहीं कर पाता। उसके बाद जो अभी होता है उसे वहाँ की देखरेख करने के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन बार बार अब जो साक्षी है उससे मिलने के लिए आया करती है। और एक दिन जो अभी होता है वो कहता है कि क्या मैं अपने बेटे से मिल सकता हूँ। इस बात को सुनकर साक्षी जो होती है वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें मिलाती हूँ। ऐसा कहकर वह उसे पास ही के बने हुए एक बहुत ही अच्छे मकान के अंदर ले जाती है, जिस मकान के अंदर करोड़ों रुपए लगे हुए थे। उस मकान को देखकर अभी हैरान हो जाता है कि भाई शहर में इतना बड़ा मकान बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो भी 2 साल के अंदर। वह पूछता है कि साक्षी तुम्हारा ही है? तो वो कहती है कि हाँ ये मेरा ही है सब कुछ, बताओ क्या हुआ? तो वो कहता है कि नहीं कुछ नहीं, विश्वास नहीं हो रहा। तो वो कहती है, मुस्कुराती है और मुस्कुराते हुए अंदर जाती है और अंदर उसका बेटा था। और जैसे ही बेटा वहाँ पर होता है तो उसके बाद बेटे इसकी तरफ इशारा करके कहती है कि ये लो, ये रहा तुम्हारा बेटा। अब बेटा 2 साल पहले ही वहाँ से आया था तो उसे अपने पिता का चेहरा याद था, और 2 साल बाद जब बेटा अपने पिता को देखता है तो एकदम से भागा दौड़ा आता है और पिता के गले लिपट जाता है। जैसे पिता के गले वह लिपटता है तो यहाँ पर पिता की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भी फूट फूट कर रोने लगता है। अब जैसे ही वो यहाँ पर इधर उधर नजर दौड़ाता है तो इस घर के अंदर एक नौकरानी थी और कोई नहीं था। तो पूछने लगता है कि तुम्हारे माता पिता? तो वो कहती है कि माता पिता तो गांव में रहा करते हैं भाई के पास, क्योंकि भाई का फर्ज होता है ना माता पिता को रखना, मैं तो अपनी जिंदगी को अकेले ही जिया करती हूँ। इस बात को सुनकर वह कहने लगता है कि अच्छा अकेले सच में ही तुमने शादी वगैरह नहीं की? तो वो कहती है कि मैं पागल थोड़ी ना बनाऊंगी तुम्हें, सच में मैंने शादी नहीं की। इसके बाद वहाँ पर वो बच्चे को खिलाता है। बच्चे को खिलाते हुए जब वह देखती है साक्षी तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और उसके बाद वो कहने लगती है, जब बच्चे को खिलाने के बाद वह साइड में आ जाता है कि अभी क्या और ज़िंदगी में और क्या चल रहा है? तो वो कहता है कि कुछ नहीं चल रहा, जो कुछ भी मैंने किया है उनकी सज़ा भुगत रहा हूँ और बस ऐसे ही अपने जीवन को काट रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर जो साक्षी है उसे एहसास हो जाता है कि अब तक इसे अपने किए का पूरा पछतावा है और ये समझ चुका कि भाई उसने बहुत गलत किया है। तो इसीलिए उससे कहने लगती है कि अगर सच में तुम अब संभल चुके हो तो क्या अगर तुम्हें अब प्रॉब्लम ना हो तो तुम मेरे साथ रह लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत बड़े बिजनेस हैं, उनको संभालने के लिए मुझे किसी की ज़रूरत तो चाहिए होती है, और तुम अलग ही क्यों रहते हो? माँ बाबूजी की तबीयत खराब है तो उनको भी यहीं पर ले आओ, यहीं पर इलाज हो जाएगा, शहर में अच्छा इलाज हो जाएगा। इस बात को सुनकर जो अभी है वो पहले तो मना करता है, लेकिन तभी वह कहती है कि कभी हम पति पत्नी थे, भूल गए इन दिनों को जब हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे और एक दूसरे के लिए मरा मिटा करते थे। इस बात को सुनकर अभी जो होता है वो कहता है कि हाँ बात तो सही है, लेकिन हम दोनों का तलाक हो गया है। तो उसके बाद वो कहती है कि तलाक का क्या, हम लोग दोबारा शादी कर लेंगे, जब तुमने भी शादी नहीं की और मैंने भी शादी नहीं की और हमारा बच्चा भी है, बच्चा देखा तुम्हें देखकर कितना खुश हो गया, तो कोई बात नहीं, एक साथ रहते हैं। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अभी होता है वो थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि सच में तुम अब भी मुझे इस काबिल समझती हो? तो वो कहती है कि सच में तुम काबिल तो पहले भी थे, लेकिन उस टाइम पर तुम्हारे दिमाग में कुछ अलग अलग बातें चल रही थी और उनका सॉल्यूशन शायद अब हो चुका है। जब तुम्हें पता चल गया है तो ऐसा करो, अपने माता पिता को लेकर जल्दी से यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ और हम लोग एक साथ अपने जीवन को जिएंगे, बच्चे को भी दादा दादी मिल जाएंगे। क्योंकि कई बार ये सवाल पूछता है कि पापा कहाँ हैं, तो ये सवाल का जवाब मुझे बार बार नहीं देना पड़ेगा। इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो अभी होता है वो एकदम से अब देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वो चाह रहा हो कि जो साक्षी है वो उसके गले लिपट जाए, और साक्षी इस बात को समझ जाती है और एकदम से उसे अपने गले से लगा लेती है। यहाँ पर अभी भी कसकर बाहों में उसे भर लेता है और उसके बाद पहले तो वो दोनों शादी करते हैं, और शादी करने के बाद जो अभी होता है वो अपने बच्चों को, वो जो माता पिता हैं उनको लेकर वहाँ पर आ जाता है। और जब माता पिता ये देखते हैं तो उसके बाद उन्हें भी बड़ा ही रिग्रेट होता है, सोचने लगते हैं कि बेटी अगर उस टाइम पर हम तेरा साथ दे देते तो बहुत ही अच्छा रहता, लेकिन हम लोगों ने भी पुत्र मोह के चक्कर में आकर इसको बिल्कुल भी नहीं रोका और ना ही ये जिम्मेवारी ली कि हम रखेंगे तुझे, और अपने बेटे से कह देते थे कि भाई तू जा, तो उसके बाद भी बहुत कुछ समझ सकता था, माफ़ कर दे हमें। तो वो कहती है कि माँ बाबूजी आराम से रहो, ये भी आप ही का घर है, और अगर मैं इसके साथ रहती और ये कह देता तो उस टाइम भी तो इतने पैसा कमा लेती। इसके बाद वो लोग एक साथ रहने लगते हैं और आज तक भी अपने जीवन को खुशियों से जी रहे हैं। 2022 में उनका तलाक हुआ था और 2024 में वो एक साथ फिर से हो गए थे 2 साल बाद, लेकिन अब फिलहाल के समय में वो लोग इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं जिसके बारे में
कोई कम एहसास भी नहीं कर सकता कि भाई इन दोनों के जीवन में ऐसा कुछ भी हुआ होगा। बाकी दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।